एक कहावत है ना, हर बाप का एक बाप होता है। यही कहावत सूट करता है बैंकिंग सिस्टम में। बैंकिंग सिस्टम में हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ लिया, जिसका काम होता है पब्लिक के साथ फाइनेंशियली इंटरेक्ट करना, पब्लिक के डिपॉजिट को जमा करना, उनको मांगने पर उनको लोन प्रोवाइड करना और वो दूसरे बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज देना। लेकिन उनको क्या ऐसे ही छोड़ दिया जा सकता है? जैसे अगर घर के बच्चों को ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो बिगड़ जाएंगे ना, उनकी आदत खराब हो जाएगी। उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उनको गाइड्स देने की ज़रूरत है। इसी तरह से बैंकिंग सिस्टम में जो कमर्शियल बैंक है उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उनको गाइड करने की ज़रूरत है, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसको करने की जिम्मेदारी उन सबके बाप की होती है, इनकी बैंकों के बैंक की होती है, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। आज के इस क्लास में सेंट्रल बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके ऊपर पूरा का पूरा सेंटर करेंगे एक्चुअली में ये है क्या। यहाँ पर हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक किस तरह से इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल करती है। इसका मतलब क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए जो भी पॉलिसी यूज़ किया जाता है उन सभी पॉलिसियों के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा सेंट्रल बैंक क्या है। जैसे भारत में सभी बैंकों के ऊपर एक सबसे बड़ा बैंक बैठा हुआ है, उनका बाप बैठा हुआ है, दैट इज नोन एज RBI। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से इसको नॉर्मली हिंदी में जाना जाता है। क्या है ये? एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सर्वोपरि बोलते हैं, मतलब सुप्रीम। एवरी सेंट्रल बैंक इज द सुप्रीम बैंकिंग इंस्टीट्यूट ओवर द बैंकिंग सिस्टम, ओवर द all the financial institute. That means central bank is regarded as an apex financial institute in the banking system। का सबसे बड़ा, पूरे बैंकिंग सिस्टम में जितनी बैंक होते हैं उनका बाप होता है, उनका सर्वे सर्वा होता है, सब कुछ रेगुलेट फैसिलिटेट करने वाला बैंक होता है। सो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि इट इज कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन नेशन। एक नेशन का इंटीग्रल पार्ट होता है जो उस पूरी इकोनॉमी के फाइनेंशियल जो ब्लड होता है ना, मनी सर्कुलेशन होता है, उन सबको कंट्रोल रेगुलेट करने का काम करता है। द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड स्टेबलाइजिंग द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उन सबको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इन सबका काम मनी से होता है। और मनी आज के डेट में मनी का जो सर्कुलेशन होता है इकोनॉमी, उसी से पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ती, डेवलप होती है। तो इनकी धोखाधड़ी और बहुत सारी चीज़ें होती है जो ना अनलॉफुल होता है। तो इसलिए जो RBI यानी कि सेंट्रल बैंक है, उसका काम होता है कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी मॉनेटरी इंस्टीट्यूट्स है, जो भी मॉनेटरी फंड वगैरह का यूटिलाइज करते हैं, उनको रेगुलेट करें, उसको कंट्रोल करें, इवन उसको इकोनॉमी के हिसाब से स्टेबलाइज करने के लिए काम करें। ये RBI होता है, ये सेंट्रल बैंक होता है। अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की कि इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या होता है, हर एक इकोनॉमी में, हर एक पूरे वर्ल्ड की, केवल अमेरिका को छोड़ के, अमेरिका में सबसे ज़्यादा सेंट्रल बैंक होता है। एक ही कंट्री में लगभग 11 के आसपास उनका सेंट्रल बैंक है, और इसके अलावा वर्ल्ड की हर एक कंट्री में केवल एक ही सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में जो बैंकिंग सिस्टम का नेटवर्क होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसके इसलिए हर एक चीज़ को अलग अलग काम दिया गया, बांट दिया गया। लेकिन इंडिया में या दूसरी कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक है। इंडिया की सेंट्रल बैंक का नाम है RBI, और सेंट्रल बैंक के एज प्रेजेंट जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास नाम दे रखे, MCQs में आ सकता है। सो ये आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बेसिकली आपके बुक में या फिर नोटबुक में कहीं पर भी आपने देखा होगा 7 फंक्शन दिखाए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 8 फंक्शन दे रखे हैं। हो सकता है थोड़ा वर्ड में या इसके नेम जो दे रखा है उसमें फ़र्क होता है, लेकिन एक ही चीज़ होता है। मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट फंक्शन इज़ करेंसी रेगुलेटर और बैंक। अब इसका मतलब होता है हर एक बैंक कि सेंट्रल बैंक अपनी कंट्री के लिए नोट इश्यू करने का काम करती हैं। बैंक टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करती है। जैसे नॉर्मली कोई कमर्शियल बैंक होता है, उसी तरह से सेंट्रल बैंक अपनी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, सेंट्रल बैंक अपने पास सारे कमर्शियल इंस्टीट्यूट का, सामान्य से फाइनेंस इंस्टीट्यूट का क्या होता है, कैश को रिजर्व करके रखती है, जैसे CRR वगैरह होता है। कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, जो इंटरनेशनल करेंसी होता है जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, उसको अपने पास कस्टडी में रखना, उसको देखभाल करना। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट,
जब किसी भी कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलता है तो एज ए लास्ट रिसोर्ट के तरीके से उनको लोन प्रोवाइड करने का काम होता है। क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ लेन देन करते हैं, वहाँ पर सीपी कमर्शियल पेपर का यूज़ किया जाता है, उसको जो डिसऑनर्ड करने का, उसको क्लियर करने का काम होता है इनका। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करती है। साथ ही साथ ये प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, साथ ही साथ जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके वेलफेयर को मेंटेन करने का भी ये प्रॉपर काम करती है। राइट, ये हो गया इसके फंक्शन। अब इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं। फर्स्ट इज करेंसी रेगुलेटर और बैंक ऑफ इशू। हर एक कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया का आरबीआई है, अपने कंट्री के लिए नोट को इशू करने का काम करती हैं। पहले के टाइम में नोट को इशू करने का काम कमर्शियल बैंक को दिया गया था, लेकिन एक कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, तो जितने कमर्शियल बैंक उतने नोट आ जाएंगे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अपना केसरिया कलर का नोट छापेगा, पंजाब नेशनल बैंक रेड कलर का, एसबीआई ब्लू कलर का, तो ऐसे में गड़बड़, तो लोगों का फेथ नहीं रहेगा। तो ऐसे में एक कंट्री में एक जैसा नोट बनाने के लिए नोट को इशू करने की ओनली और ओनली मोनोपोली दी जाती है। मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी नोट ओनली गिवन टू द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जैसे इंडिया में हर एक नोट, चाहे वो आप 500 का नोट देखेंगे वो एक जैसा होता है, 100 रुपये का नोट देखेंगे, 50 का नोट देखेंगे, दिस आर इशूड बाय द आरबीआई, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है। और ये इसलिए होता है ताकि इंडिया में ये जो है इकोनॉमी में इसकी जो है होमोजेनिटी बनी रहे, लोगों का फेथ बना रहे। सो दिस इज आल्सो नोन एज बैंक ऑफ इशू। क्या बोलते हैं? बैंक का मतलब एक ऐसा बैंक जो नोटों को इशू करने का काम करती है। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। जिस तरीके से एक कमर्शियल बैंक अपने पब्लिक के लिए काम करती है, पब्लिक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, पब्लिक को ज़रूरत पड़ने पर लोन प्रोवाइड करना, उनके मांगने पर उनकी डिपॉजिट को वापस करना, सेम टू सेम एज फंक्शन बाय द सेंट्रल बैंक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इंडिया में चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, इन दोनों के अकाउंट को होल्ड करने का, मेंटेन करने का, फाइनेंशियल एडवाइस देने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। जो भी गवर्नमेंट के कलेक्शन होते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास जमा होते हैं, और जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इवन उनको जब एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, दे वांट मोर मनी एज ए लोन एज ए क्रेडिट, तो सेंट्रल बैंक ही उनको जो है ये सारा वर्क, उनको फाइनेंशियल एडवाइस देने का भी काम जो है सेंट्रल बैंक के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। हर एक सेंट्रल बैंक अपनी कंट्री में अवेलेबल कमर्शियल बैंक्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उनके कुछ डिपॉजिट को एज ए कैश फॉर्म में अपने पास जमा करके रखती है, डिपॉजिट रखती है फॉर द फर्दर यूज़। फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसे फ्लक्चुएशन सिचुएशन पैदा होता है, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके इन द टाइम ऑफ द नीड, वो जो है कमर्शियल बैंक को हेल्प कर सके, सो डैट यहाँ पर कैश रिजर्व को कस्टोडियन ने कस्टडी प्रोवाइड करने का काम भी सेंट्रल बैंक करती है, इंडिया में आरबीआई करती है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न डैट द सेंट्रल बैंक इज रिगार्डेड एज द बैंकर्स बैंक, सो डैट इट इज़ आल्सो नोन एज द बैंकर्स बैंक। यहाँ पर हर एक बैंक जो कमर्शियल बैंक होता है, फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई, पीएनबी है, एचडीएफसी, वो लोग जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं उनका एक पार्ट सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। जब उनको लोन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, तो वो प्रॉपर लोन भी सेंट्रल बैंक से लेते हैं। दैट इज कस्टोडियन, उसको बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहा जाता है। दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा को बिजनेस करने के लिए 100 करोड़ रुपीस की ज़रूरत है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, इन्होंने अपने हेड ऑफिस में बोला, अपने ब्रांच से बोला, ये दूसरे बैंकों से मांग लिया, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। दे नीड 100 करोड़ फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन। अगर कहीं से भी इनको नहीं मिलता है तो एट लास्ट ये कहाँ जाएंगे? ये सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे कि भैया हमें 1000 करोड़ रुपये चाहिए, हमें कहीं नहीं मिल रहा है, आप दो। तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू प्रोवाइड द 100 करोड़ टू बैंक ऑफ बड़ौदा, बिकॉज जब उनके पास डिपॉजिट होता है तो अपने पास आप डिपॉजिट करके रखते हो, तो उसी डिपॉजिट में से इनको अब हेल्प करने की जरूरत है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू प्रोवाइड टू फंक्शन एज अ लास्ट रिसोर्ट, कि उनको फंड देना है तो देना ही है, क्योंकि उनको एक हिस्से को आप अपने पास जमा करके भी रखते हो एज ए रिजर्व। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट। जब बैंकों की पैसों की ज़रूरत होती है तो बेसिकली वो सेंट्रल बैंक के पास कम जाते हैं, पहले वो आपस में पूरा कर लेते हैं।
जैसे आपको पैसा चाहिए, अपने दोस्त से मांग लिया, घर वालों से मांग लिया, यहाँ पर भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक वही करते हैं। तो कमर्शियल बैंक एक दूसरे की ज़रूरतें करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए क्या करते हैं कि वो कमर्शियल पेपर पे पैसा देते हैं। और जब मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने SBI से 500 करोड़ रुपए उधार लिए, कितने करोड़ रुपए उधार लिए? 500। और ये उधार लिया उन्होंने मान लीजिए 20 डेज के लिए। तो SBI को अचानक 10 डेज के बाद पैसों की जरूरत पड़ी। उन्होंने इससे कहा बैंक ऑफ बड़ौदा से, भाई 500 करोड़ रिटर्न करो। उन्होंने कहा नहीं यार, हमारे पास नहीं होंगे, मैं 20 डेज के बाद ही देखूँगा। तो बोलेंगे उनको चाहिए। अब वो क्या करेंगे, इनको नाम पे जो CP लिखा था कमर्शियल पेपर उधार देने के लिए, उस CP को वो कमर्शियल सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे और वहाँ पर उसको क्लियर करवा के अपने पैसे वहाँ से ले लेंगे। बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा सेंट्रल बैंक के पास वो जमा कर देंगे। इट इज़ लाइक डैट, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता था, आपने क्लास 11th के अकाउंट में पढ़ा होगा अगर कोई अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है तो। नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। एवरी सेंट्रल बैंक, it is a responsibility or moral duty of the central bank to control the instability of the economy। ये इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी जो आती है, कभी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, कभी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाता है, कभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, कभी इकोनॉमी में डिफ्लेशन आता है। तो ये सारे सिचुएशन जो फाइनेंशियली जुड़े हुई है, इनको कंट्रोल करने की प्रॉपर जिम्मेदारी जो होता है सेंट्रल बैंक की होती है। तब वहाँ पर सेंट्रल बैंक कंट्रोल ऑफ क्रेडिट की भूमिका मतलब रोल को प्ले करती है ताकि इकोनॉमी को इस्टेब्लिश किया जाए। इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। तो कुछ ऐसे मेथड अपनाती है ताकि मनी सप्लाई बढ़े। इन द टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, इकोनॉमी से मनी निकालने की जिम्मेदारी। तो ऐसा सिचुएशन होता है कि मनी निकाला जा सके। तो इट इज़ द फंक्शन। इसी चीज़ को हम डिटेल से अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। पहले फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग डिपोजिटर इंटरेस्ट। डिपॉजिटर मतलब होता है जो लोग अपनी गाड़ी कमाई को मेहनत से पैसा कमाते हैं, वो चाहते हैं बैंकों में पैसा सेफ रहेगा। तो वो पैसा सेफ होना भी चाहिए। एक्चुअली में उनको प्रॉपर वे में इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उनको प्रॉपर वे में सर्विस मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पैसों को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। तो सेंट्रल बैंक आल्सो नीड टू कीप an eye on the functions of the commercial bank in order to protect the interest of depositor। RBI सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है वो RBI के कमर्शियल बैंक के ऊपर प्रॉपर नज़र रखे, अपनी आंखों को गड़ा के रखे। कहीं कमर्शियल बैंक कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रही है ताकि पब्लिक के पैसों को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे बहुत सारे बैंक नज़र आए थे जो गलत तरीके से अपने फंक्शनेट कर रहे थे। उनके ऊपर या तो जुर्माना लगाया गया या उनके लाइसेंस को खत्म, बहुत सारे बैंकों को तो बंद करवा दिया गया ताकि प्रोटेक्ट हो सके किसकी, हमारे डिपॉजिटर्स की। अब बात करते हैं क्रेडिट कंट्रोल। हर एक सेंट्रल बैंक अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए क्रेडिट कंट्रोल करती हैं। और क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए उनको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है। और मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए वो जो कुछ भी करती हैं, जो भी मेथड यूज़ करती है, दैट इज़ नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। दैट इज आल्सो नोन एज, इट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट ऑफ द इकोनॉमी। अब क्रेडिट मनी सप्लाई होता क्या, किस तरह से होता है, क्या होता है ना, कभी कभी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो होता है इंक्रीज़ होता है। मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से लोगों की इनकम बढ़ जाती है। लोगों की इनकम बढ़ने से उनकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जो एग्रीगेट सप्लाई होता है उसकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में इकोनॉमी में प्राइस बढ़ जाता है। और प्राइस बढ़ने से इकोनॉमी में क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, जिसको बोलते हैं महंगाई आ जाती है। सेकेंड सिचुएशन, मनी सप्लाई का डिक्रीज़ होना। जब मनी सप्लाई डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है, इसलिए होता है क्योंकि लोगों के पास इनकम की कमी होती है, लैक ऑफ इनकम। इनकम कम होता है तो प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है तो धीरे धीरे इकोनॉमी खराब होती है। तो इन दोनों ही सिचुएशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है RBI की कि इन्फ्लेशन आए तो मनी सप्लाई को कम कर दो, और अगर डिफ्लेशन आता है तो मनी सप्लाई को बढ़ा दो। और ये दोनों करने के लिए जो कुछ भी मेथड जो है सेंट्रल बैंक यूज़ करेगी, दैट इज़ नोन एज credit control method. Though that is two method to control the credit used by the central bank, that is known as quantitative methods and qualitative methods.
क्वांटिटेटिव मेथड में डायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल कर दिया जाता है, मनी सप्लाई की क्वांटिटी कंट्रोल होती है, जबकि क्वालिटेटिव मेथड में डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डाला जाता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है। देन क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव समझ में आ गया। अब जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है इसमें वेरियस मेथड यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 इसमें यूज़ किया जाता है बैंक रेट पॉलिसी, ठीक है। नंबर 2 इसमें यूज़ किया जाता है CRR पॉलिसी, इसमें यूज़ किया जाता है SLR पॉलिसी, इसमें यूज़ किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें यूज़ किया जाता है रेपो रेट, इसमें यूज़ किया जाता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये सेम 6 जो है मेथड यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा क्वालिटेटिव मेथड में यूज़ किया जाता है। कौन कौन से यूज़ किया जाता है इसमें? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, नंबर 1, नंबर 2 क्रेडिट राशनिंग, नंबर 3 डायरेक्ट कंट्रोल, नंबर 4 मोरल सुजन। ये 4 मेथड यहाँ यूज़ किए जाते हैं, 6 मेथड इसको किया जाता है, और ये किस तरह से अप्लाई होता है उसकी बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की। इन दिस मेथड यहाँ पर डायरेक्टली मनी सप्लाई की क्वांटिटी को इफेक्ट किया जाता है, या तो मनी सप्लाई की क्वांटिटी को कम कर दिया जाएगा या तो मनी सप्लाई की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाएगा। फॉर दिस द मेथड यूज, फर्स्ट मेथड इज बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसके थ्रू? RBI के थ्रू, टू कंट्रोल द क्रेडिट। ये इफेक्टिव होता है। क्या होता है बैंक रेट? बैंक रेट पॉलिसी के व्हाट इज द बैंक रेट? बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। यहाँ ये वो रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक को लोन जाता है। और जाहिर सी बात है, यहाँ से सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक को अगर मान लीजिए 6% के हिसाब से लोन जा रहा है, तो कमर्शियल बैंक जो है पब्लिक को किसके हिसाब से देंगे? 7% के हिसाब से, ये उसके ज़्यादा में, क्योंकि इनका काम है अर्निंग करना। तो 6% के हिसाब से तो लोन बांटेंगे नहीं, उससे ज़्यादा में बांटेंगे। तब यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल क्या करेगा? क्रेडिट मतलब अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मतलब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। टू कंट्रोल क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए लोन को महंगा करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। बैंक रेट जैसे इंक्रीज होगा, कमर्शियल बैंक वाले अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। ऐसे में इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, धीरे धीरे डिमांड कम होती चली जाएगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर उसी का उल्टा है, डिफ्लेशन है, तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का बढ़ाने के लिए बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा। बैंक रेट जैसे डिक्रीज हो जाएगा, बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा। दैट मीन्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेंगे और उनके पास पैसा आ जाएगा और इकोनॉमी दोबारा से अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर है बैंक रेट क्या होता है? टू कंट्रोल द क्रेडिट, टू कंट्रोल द क्रेडिट बैंक रेट इज इंक्रीज, टू इंक्रीज द क्रेडिट बैंक रेट विल डिक्रीज। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज open market operation. Open market operation is the operation where the central bank sell or perform the activity of selling or purchasing of government bonds और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहाँ पर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बॉन्ड या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ओपन मार्केट को सेल करती है या परचेज करती है। सेल करने से इकोनॉमी से पैसे RBI के पास आ जाते हैं और परचेज करने से RBI से पैसे इकोनॉमी में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर साफ है, इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन यानी कि कैश बैलेंस को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर इकोनॉमी में सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाएगा ताकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कमर्शियल बैंक उस सिक्योरिटी को परचेस कर ले और उनका पैसा RBI के पास आ जाए, वो लोन ना दे पाए। वो लोन नहीं दे पाएंगे, इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इसी के उल्टा अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन इसलिए है बिकॉज अब लोगों के पास पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, मनी सप्लाई कम होता है। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करती हैं? रीपरचेज कर लेती हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को।
परचेस करने के बदले में वो इकोनॉमी में पैसे डाल देती हैं, पैसे दोबारा से फ्लो हो जाता है और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कीपिंग टोटल डिपॉजिट। Every commercial bank has to keep a part of their deposit with the central bank in the form of cash। मान लीजिए एक बैंक के पास 1000 रुपीज़ का क्या आया, डिपॉजिट आया, और यहाँ पर सेंट्रल बैंक ने तय किया कि CRR इज 10%। इसका मतलब ये हुआ कि उस बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का 10% यानी कि 100 रुपये कैश फॉर्म में, नोटों के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास जमा करना पड़ेगा। ऐसे उनके पास कितने रुपए बचेंगे, 900 रुपये बचेंगे बिजनेस करने के लिए, लोन देने के लिए। अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में CRR को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 10% की जगह से ये 12% कर दिया जाएगा, तो 100 की जगह अब कितना जाएगा, 120 रुपये जाएगा, तो उनके पास पैसे कम बचेंगे। वहीं पर अगर डिफ्लेशन है तो CRR को कम कर दिया जाएगा और यहाँ पर 100 की जगह 80 रुपये काटे जाएंगे और उनके पास पैसा ज़्यादा बचेगा। सीधी सी बात है। कैश रिजर्व क्या होता है ना, कैश रिजर्व डायरेक्टली उनकी जो है ना क्रेडिट की जो फैसिलिटी है, क्रेडिट का जो पावर है उसको डिक्रीज या उसको इंक्रीज करने का काम करती है। अब यहाँ पर CRR का एक छोटा भाई भी है, दैट इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एक ऐसा रेशियो है, एक ऐसा परसेंटेज है जिसके बराबर का हर एक कमर्शियल बैंक को अपने खुद के पास लिक्विड फॉर्म में कैश को, डिपॉजिट को रखना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर भी सेम है, 1000 रुपये उनके पास डिपॉजिट हो रहा है और गवर्नमेंट ने तय की, सेंट्रल बैंक ने तय किया 20% ऑफ SLR, तो इसका 200 रुपये अपने खुद के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड फॉर्म का मतलब चाहे वो कैश में हो, चाहे वो गोल्ड में हो या अदर कोई दूसरी सिक्योरिटीज़ में हो। तो इसके अलावा SLR क्या करना, अगर मान लीजिए रिड्यूस करना है फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो क्या करती हैं, SLR को इंक्रीज कर देगी और इकोनॉमी में डिफ्लेशन को घटाने के लिए, डिफ्लेशन को कम करने के लिए SLR को घटा दिया जाता है। समझ में आ गया। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए SLR को इंक्रीज कर दो और डिफ्लेशन करने के लिए SLR को डिक्रीज कर दो। इस तरीके से इकोनॉमी हमारी दोबारा से सही जगह पे आ सकती। नेक्स्ट इज रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 14 डेज। शॉर्ट टर्म लोन होता है जहां पर वो सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। तो यहां पर जिस रेट पर ये शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है उस रेट को रिवर्स रेपो रेट के नाम से हम जानते हैं। अगर मान लीजिए उनको अगर 10% के हिसाब से लोन मिला तो इकोनॉमी में वो 12% के हिसाब से लोन बांटेंगे। अगर इसको इन्फ्लेशन करना है, इन्फ्लेशन के लिए ये रेट बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। मतलब टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, तो क्रेडिट को कंट्रोल किया जाएगा, मनी सप्लाई को कम किया जाएगा, सो डैट रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा। भाई डिफ्लेशन है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो रेपो रेट को डिक्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जहां पर हर एक कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड को सेंट्रल बैंक के पास शॉर्ट टर्म के लिए जमा करती है, बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है। मतलब आपने सेंट्रल बैंक के वो जमा करना है, सेंट्रल बैंक बदले में इंटरेस्ट देगी। यहाँ पर ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब अगर मान लो सेंट्रल बैंक उनको इंटरेस्ट दे रही है, सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट देने का मतलब पक्का है। यहाँ पर पब्लिक को लोन दो, कमर्शियल बैंक के पब्लिक को लोन देंगे, कुछ पैसा मर जाता है, खप जाता है, आता नहीं है। अब सेंट्रल बैंक उसके बराबर का इंटरेस्ट दे रही है तो सारा पैसा बाहर डालो ना, फायदा तो दोनों जगह से है। तो रिस्क क्यों लेना, वो तो बिना रिस्क का पैसा है। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक अगर इकोनॉमी में देखती है कि मनी सप्लाई को कम करना, इन्फ्लेशन है, तो रेपो रेट को बढ़ा देगी और कमर्शियल बैंक अपना ज़्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा करेगी। वहीं पर देखा है इकोनॉमी में की हालत ख़राब है, इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, तो रेपो रेट को घटा दिया जाएगा और वहाँ से इंटरेस्ट कम मिलेगा तो वो अपना पैसा वहाँ से निकाल के इकोनॉमी में लगा देंगे, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। Next is qualitative methods. Qualitative method is the method where the central bank use such type of method that does not directly affect to the money supply. ये मनी सप्लाई को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली जरूर करता है। और यहाँ पर जो मेथड है, फर्स्ट मेथड इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट।
मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? कभी आप गोल्ड लोन लेने गए हो? अगर नहीं गए हो तो बता। अगर आप गोल्ड लोन लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल यू हैव अ गोल्ड, आपके पास गोल्ड है और गोल्ड की मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, और अब आप कह गया भाई मुझे लोन चाहिए, और आपको जब लोन लेंगे ना तो बैंक वाले या कहीं से भी ले लो, आपको 80,000 के बराबर का लोन देंगे। कितने का? 80,000 के बराबर का। कितना कम हो रहा है? 20,000। आप कहेंगे भाई 20,000 क्यों नहीं दिया? तो वो कहेंगे आरबीआई की गाइडलाइन है, हम 100% की बराबर का लोन नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ द मार्जिनल रिक्वायरमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कोलैटरल वैल्यू एंड लोन वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन द कोलैटरल वैल्यू मतलब कि गोल्ड की वैल्यू और जो लोन की वैल्यू का डिफरेंस होता है, दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ किया जाता है, और डिफ्लेशन कंट्रोल करना है मार्जिनल रिक्वायरमेंट को डिक्रीज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो टू कंट्रोल द क्रेडिट, सेंट्रल बैंक राशनिंग कर सकती है क्रेडिट का। राशनिंग करने का मतलब होता है अलग अलग बैंकों की जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसको कंट्रोल करने का। फॉर एग्जांपल किसी बैंक को ये कहा जाए कि आप जो है एग्रीकल्चर का जो लोन होता है आप नहीं दे सकते हो। किसी से कहा जाता है कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को केवल 500 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन दे सकते हो। इस तरीके से लोन देने की जो क्वांटिटी है, को लोन देने की जो पावर है उसको लिमिट कर देना इज नोन एज कोटा। ये कोटा सिस्टम ही क्रेडिट की राशनिंग होती है जो किसी भी बैंक पर की कभी भी लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट मेथड इज यूज, दैट इज डायरेक्ट एक्शन। अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके से कमर्शियल बैंक आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है, आरबीआई के बातों को नहीं मान रही है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी बड़ा एक्शन वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, उस टाइम आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास डायरेक्ट एक्शन लेने का पूरा एक राइट होता है, जहां पर वो सेंट्रल बैंक दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से एक्शन ले सकती है। पॉजिटिव वे में किसी को रिवार्ड देकर, किसी के क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाकर, किसी तरह को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन देकर बढ़ा सकती है। इसके अलावा नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है किसी के भी लाइसेंस को वो सस्पेंड कर सकती हैं, किसी के भी लाइसेंस को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, किसी के ऊपर बहुत ही हाई पेनल्टी लगाई जा सकती है, इकोनॉमिक पेनल्टी लगाई जा सकती है, किसी को भी जेल भेजा जा सकता है। कई तरीके से आरबीआई काम कर सकती है टू कंट्रोल, डायरेक्ट एक्शन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा कभी कभी आरबीआई चाहती है कुछ काम जो है कहने से, बात करके भी कर लिया जाए। तो एट लास्ट आरबीआई मोरल सजेशन का लेती है। मोरल सजेशन मतलब उनको रिक्वेस्ट करना, उनको लेटर लिखा जाता है कि भाई इकोनॉमी हमारी ख़राब है, यू हैव टू डू समथिंग टू कंट्रोल द क्रेडिट और टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और कंट्रोल द डिफ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी, यूज सच टाइप्स ऑफ स्टेप्स इन योर ओन वे। हम तो उठा ही रहे हैं, आप भी कोई एक्शन लो ताकि इकोनॉमी को हम सुधारा सके। दैट इज नॉट मोरल सजेशन। यहाँ पर कई तरीके से जो उनको रिक्वेस्ट किया जाता है, उनको अलग तरीके से वो प्रपोजल रखा जाता है कि आप काम करें। दिस इज मोरल सजेशन। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में आप जल्दी जान लेते हैं कि किस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर बात यह है कि बैंक रेट, अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के में हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा, यानी कि मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना पड़ेगा टू कंट्रोल मनी सप्लाई। और यहाँ पर मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बैंक रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा और डिफ्लेशन के टाइम बैंक रेट को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। समझना। नंबर 2 दैट इज़ ओपन मार्केट। इन ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट में सिक्योरिटी को सेल किया जाएगा और डिफ्लेशन में सिक्योरिटी को क्या कर दिया जाएगा, परचेज किया जाएगा। नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंक्रीज किया जाएगा और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिक्रीज किया जाएगा। एसएलआर को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंक्रीज किया जाएगा, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिक्रीज किया जाएगा। रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को भी इंक्रीज किया जाएगा। जस्ट अपोजिट डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इन सबको क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। इतना ध्यान में रखना। अगर ये सब कुछ समझ में आए तो एक चीज़ और समझ लेना कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोर्स खत्म हो जाएगा जल्दी, ये मत समझिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपको सैम्पल पेपर वगैरह भी सॉल्व कराऊंगा। इसी तरीके से रेगुलर वे में ठीक शाम के 3 बजे आपको डेली एक वीडियो गारंटेड मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।